हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं ज्यामिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, हमने ऑलरेडी सारे टॉपिक जो ज्यामिति के हमने कवर कर लिए हैं कि कौन सी आकृति 2D होती है, कौन सी 3D में बनती है, किसका घन निकल सॉरी किसका आयतन निकलता है, किसका क्षेत्रफल निकलता है। अब इसी से संबंधित प्रश्न जो सी टेट में 2023 में अगस्त में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए थे ज्यामिति से संबंधित, वो प्रश्न हम देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होंगे। बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस हैं, है ना। बहुत सारे लोग तो मैथ्स का पोर्शन देखते ही नहीं है कि टफ होगा करके, जो आर्ट्स या साइंस के स्टूडेंट्स हैं, मतलब बायो वाले, है ना। तो उनके लिए है स्पेशली कि वो एक बार जरूर देखें इसको, क्योंकि क्वेश्चन हमने अगर एक बार टॉपिक देख लिया, अगर हमने चीजें समझ ली तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ग। तो वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वर्ग या स्क्वायर। माना कि इसकी जो भुजा है वो है ए, जो प्रश्न में दिया गया है कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको पता होगा, या हमने लास्ट में जो पढ़ा था आप उसमें देखेंगे, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल है, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर 5 सेंटीमीटर का है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 5 का वर्ग या 5 स्क्वायर, अर्थात 25 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि इस वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए। ठीक है, मतलब अगर भुजा मान लीजिए, हम जो दूसरा वर्ग लेते हैं, ठीक है, इसकी भुजा दुगुनी 2a कर दी जाए। ठीक है, सभी जगह पे 2a कर दी जाए, अर्थात 5 की जगह पे 5 दूनी 10 सेंटीमीटर कर दी जाए। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अगर 10 सेंटीमीटर कर देते हैं तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 10 का वर्ग। ठीक है, जो नई भुजा है उसका वर्ग, 10 दहम 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये 100 है वो 25 का कितना गुना है? तो ये छोटा क्वेश्चन है, इसमें कोई फॉर्मूला लगाना भी नहीं पड़ेगा, आप आराम से देख सकते हैं कि 25 का 4 गुना हो जाएगा। कितना? 4 गुना। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है आंसर में, विकल्प में 4 गुना था, तो हमको टिक लगा देना है 4 गुना। ठीक है, तो ये एक था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, यहाँ पे हमको एक एक करके चेक करना है। ठीक है, और उसमें बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है, कौन सा कथन है वो गलत होगा। ठीक है, तो एक एक करके हम चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ था, ये जो आयत हो गया या समांतर चतुर्भुज हो गया, ये सारे चतुर्भुज के एक प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या समांतर चतुर्भुज, क्या समांतर चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज कैसा होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि चतुर्भुज अगर जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, तो वह चतुर्भुज क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सभी कोण अगर बराबर कर दी जाए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कोण कैसा है? अलग अलग है, भले ही आमने सम्मुख कोण बराबर है, लेकिन चारों कोण बराबर नहीं है। ये बराबर कब होंगे? जब ये चारों के चारों कोण 90 अंश के हो जाए। ठीक है, इस तरह से हम इसको अगर इस तरह से बराबर कर दें चारों कोणों को 90 अंश का, तो अब ये कैसा दिख रहा है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं भी बराबर हो गई और चारों कोण भी 90 अंश के हो गए, बराबर कोण हो गए। तो ये क्या बन जाएगा? एक आयत बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, परफेक्ट है। दूसरा, यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह वर्ग बन जाता है। ठीक है, अब हमने देखा था कि समकोण में क्या होता है? ये समकोण है। ठीक है, सॉरी, समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज में क्या होता है? समचतुर्भुज की खासियत ये है कि यहाँ पे देखिए भुजाएं तो बराबर होती है लेकिन कोण बराबर नहीं होते यहाँ पे। ठीक है, कोण बराबर नहीं होते। यहाँ पे जो विकर्ण है, जो विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, विकर्ण रेखाएं, वो 90 अंश की होती है। ठीक है, ये जो चारों कोने हैं वो बराबर नहीं होते। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर कर दी जाए,
ठीक है। अगर इसी का हम चारों कोण को बराबर कर देते हैं, क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, बराबर हम 90 अंश में क्यों करूं ये भी समझिएगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोण का जो योग है वो होता है 360 अंश का। ठीक है। अगर इसको हम बराबर करने की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बराबर करने की, तो चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं। ठीक है। तो अगर मैं ये 360 अंश को 4 भागों में बांटू तो ये 90 अंश का आता है, इसलिए बराबर जहां पे बोलेगा वहां पे हमको कोण को 90 अंश का ले आना है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अगर मैं किसी समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर कर दूं 90 अंश के, तो ये क्या बन जाएगा, इसकी चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण बराबर, तो ये बन जाएगा वर्ग। ठीक है। तो ये एक वर्ग बन जाता है, अर्थात ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पतंग कैसा रहता है, ये ऐसा रहता है पतंग। ठीक है। ये बाकी अंदर के जो भी मटेरियल्स है यहाँ पे वो मैं बता रहा हूँ। तो ये जो पतंग है ये आपको क्या दिखेगा, एक समचतुर्भुज जैसा दिखेगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इसके अगर सम्मुख कोण बराबर कर दिए जाए, तो पतंग में भैया ऑलरेडी सम्मुख कोण तो बराबर होती है ना। अगर इसको बराबर कर भी दिया जाए ये दोनों को और ये दोनों को, तो ये आयत नहीं बनेगा। ठीक है। ये आयत नहीं बनेगा, मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से गलत है। ठीक है। अब हम बात कर लें चौथे स्टेटमेंट की। वैसे तो आंसर हमको मिल गया, बट फिर भी देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। यदि आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह वर्ग बन जाती है। ठीक बात है ना। अगर आयत मतलब क्या होता है, जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक। और कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है चारों कोण। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इस आयत की चारों भुजाएं बराबर कर दी जाए, मतलब दो भुजाएं बराबर है और जो ऊपर नीचे की भुजाएं बराबर नहीं थी उनको भी एक बराबर कर दिया जाए, है ना। और तो कोण तो 90 अंश का ही रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बहुत सिंपल सा चीज है, अगर आपको समांतर चतुर्भुज का डिफरेंस पता है, आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे आप एक नजर में देख के बता सकते हैं कि ये जो पतंग वाला है ना, कि पतंग के सम्मुख कोण बराबर होंगे तो आयत बन जाएगा, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समूहों में से किस में सभी 3D डायमेंशनल, ठीक है, त्रिआयामी आकृतियां हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक एक जो आकृतियां हैं उनका समूह दे दिया गया है, 4 समूह दिया गया है। और इसमें क्या पूछ रहे हैं कि किस वाले समूह में, ठीक है, सभी 3D मतलब सभी 3D आकृतियां हैं, त्रिआयामी आकृतियां हैं, है ना। हम देखते हैं, सबसे पहले अपन चौथे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, पहला घन, क्यूब। ठीक है। ये 3D आकृति है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, घनाभ, ये भी 3D आकृति है। यहाँ पर क्या दिया है, वृत्त। ठीक है। वृत्त ये नहीं है, ये 3D नहीं है, ये 2D है। उसके बाद ये क्या दिया गया है, शंकु। ठीक है। तो शंकु भी हमारा 3D आकृति है। ठीक है। घन और घनाभ तो आपको पता ही है। अब तीसरा ऑप्शन, मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद तीसरा देखते हैं। ठीक है। घन 3D है, घनाभ 3D है, अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा, ठीक है, ये 3D नहीं है। उसके बाद वापस से शंकु, ये 3D है। तो ये इसमें भी एक 3D नहीं है, हमारा 2D है, तो ये आंसर भी गलत है। दूसरा देख लेते हैं, घन 3D है, घनाभ 3D है, वृत्त 2D है, त्रिभुज 2D है। यहाँ पे तो दो दो आकृतियां जो 3D नहीं है। ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए, घन 3D है, घनाभ 3D है, गोला 3D है, बेलन भी 3D है। ठीक है। गोला मतलब कंप्लीट ये गोला होता है नहीं, ठीक है, ये बॉल, और ये रिंग है, वृत्त मतलब एक रिंग होता है। ठीक है। तो ये गोला और वृत्त में फर्क है, समझिएगा थोड़ा सा। ये 3D डायग्राम में बनेगा और ये 2D बनेगा, इसका क्षेत्रफल निकलता है, इसका आयतन निकलता है। ठीक है। उसके बाद बेलन की हम बात करें तो ये जो पाइप है, मोटा सा पाइप का टुकड़ा, तो ये भी 3D बनेगा। घनाभ आपको पता है, ठीक है, आयत आयत से मिलकर बना होता है, घन वर्ग से मिलकर बना होता है। तो ये इसमें चारों 3D आकृतियां हैं, मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो अगर आपने ये सारी आकृतियां, ज्यामितीय आकृतियां अगर देखी हैं, पढ़े हैं, तो ये बहुत ही इजीली आपको 1 नंबर यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, बिना कुछ गलती के। तो ये आपका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा जो सही होगा। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये सेकंड पेपर में आया था। ठीक है, मतलब पेपर 2 में आया हुआ था, सीटेट 2023 में जो अगस्त में एग्जाम हुआ उसमें। तो क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा हुआ है, ये भी सिंपल सा है। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, यहीं पे है जो भी है, देखिएगा समचतुर्भुज है जिसमें जो एक एंगल है ए बी डी वो कितने अंश का दिया हुआ है, 25 अंश का दिया हुआ है। ठीक है। तब
हमको ये वाले एंगल का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन अगर देखते हैं, ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस, इसमें से एक सही है, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक सम चतुर्भुज बोल रहा है, ठीक है। तो सम चतुर्भुज आपको पता है, अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक है। सम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। चारों भुजाएं बराबर होंगी, कोण बराबर नहीं होंगे, ठीक है। और साथ में जो इसका विकर्ण है, तो वो जिस आपस में जब मिलेगा तो वहां पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 अंश का। ये सम चतुर्भुज है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एंगल अपने हिसाब से नॉमिनेट कर लेते हैं, ए बी सी और डी मैंने मान लिया एक सम चतुर्भुज है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो एंगल ए बी डी है वो कितने अंश का है, 25 अंश का। ए बी और डी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए बी और डी, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी नहीं ना, तो ये आधा वाला, ये आधा एंगल कितने अंश का है, ये 25 अंश का है, ठीक है। 25 अंश का है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप डायग्राम से समझिएगा, ठीक है। अगर ये बीचों बीच काटेंगे तो आधा हिस्सा 25 अंश का है, तो जो बचा हुआ आधा हिस्सा भी है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 25 अंश का ही होगा, ठीक है। मतलब ये अगर हम एंगल यहाँ पर देखिए, समझते जाइएगा, एंगल कौन सा दिया गया है, ए बी और डी कितने अंश का है, 25 अंश का है, ठीक है। इसलिए जो हमारा एंगल ए बी सी है वो कितना हो जाएगा, 25 + 25 50 अंश का होगा। और चूंकि जो समचतुर्भुज में उसमें आमने सामने के कोण बराबर मिलेंगे आपको, ठीक है। इस वजह से जो ये एंगल है आपका ए डी सी, ठीक है, एंगल ए डी सी ये भी 50 अंश का होगा, तो ये बराबर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 50 और 50, ये आमने सामने की 50-50 अंश की भुजाएं हैं, टोटल कितनी हो जाएंगी, ये 100 अंश की हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश का होता है। तो 360 अंश में अगर मैं ये 100 अंश हटा दिया, ठीक है, 100 अंश हटा दिया या माइनस कर दिया, तो आगे मेरे पास कितना आ जाएगा, 260 अंश बच जाएगा, ठीक है। अब ये 260 अंश ये दोनों कोणों को मिला के है, ठीक है। तो एक कोण, एक एक कोण कितना होगा, अगर मैं भाग कर दूं तो 130 अंश का एक कोण हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो कोण है वो कितना हो जाएगा, 130 अंश का, ये दोनों। तो यहाँ पे हमने एंगल देख लिया, चारों एंगल जो कितने कितने हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 2 इंटू एंगल बी ए डी माइनस एंगल ए बी सी का मान। तो सबसे पहले हम बी ए डी निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 इंटू एंगल बी ए डी ये निकाल लेते हैं। तो बी ए डी कौन सा होगा, बी ए और डी। तो यहाँ पर देखिए बी ए डी कितना निकला हुआ है, 130 अंश का, ठीक है। तो 2 इंटू 130 डिग्री ये कितना हो जाएगा, 260 अंश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, ए बी सी, ए बी सी। तो ए बी सी हमारा ऑलरेडी निकला हुआ है कितना, 50 अंश का, ठीक है। एंगल ए बी सी ये कितना निकला हुआ है, 50 अंश निकला हुआ है। अब देखिए इसमें इसको माइनस करने बोल रहा है, मतलब 260 में अगर मैं 50 माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 210 अंश, ठीक है। 210 अंश ये कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में, मतलब ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल से, अगर आप सम चतुर्भुज जानते हैं तो उसके सारे एंगल्स आपको पता है, तो ये क्वेश्चन भी 1 नंबर आपको आराम से दे सकता है, ठीक है। और इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल आपके काम आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन भी चतुर्भुज का है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है जिसमें पी एस और पी क्यू और पी एस बराबर है, ठीक है। आर क्यू और आर एस बराबर है। इस चतुर्भुज के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं इस चतुर्भुज के बारे में, इसमें हमको ये फाइंड करना है, ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो सबसे पहले हम एक पी क्यू आर एस का चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक चतुर्भुज हम ड्रॉ कर लेते हैं, गोल जैसा दिख रहा है, सॉरी, ये मैंने रैंडम में ड्रॉ किया है, ठीक है। ये वर्ग नहीं है फिलहाल, ठीक है, क्योंकि इसमें ना तो वर्ग आयत या समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐसा नहीं दिया गया, इसलिए मैं नॉर्मल एक चतुर्भुज बना रहा हूँ, पी क्यू आर एस। ये वर्ग नहीं है ना, ध्यान दीजिएगा, पी क्यू आर एस। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जिसमें पी क्यू और पी एस बराबर है, ठीक है। पी क्यू ये और पी एस ये दोनों बराबर है,
उसके बाद क्या है, आर क्यू और आर एस बराबर है, आर क्यू और आर एस बराबर है, मतलब ये और ये बराबर है, ठीक है। इसमें चारों बराबर है ऐसा कहीं पे नहीं दिया है, ठीक है। ये दो को बराबर दिया गया है, ये दोनों को जो ज्वाइंट है साथ में उनको बराबर दिया गया है ना। अब यहाँ पे हमको फाइंड करना है कि इसमें क्या विकर्ण बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले तो देखिए विकर्ण इसमें क्या बराबर नहीं होंगे, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं ये वर्ग नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अगर वर्ग बनता तो ये विकर्ण बराबर होती, इसमें वर्ग इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि चारों भुजाएं बराबर नहीं दी गई है। इसको मैं ऐसे समझा, ऐसे ट्राई करता हूँ समझाने का, कि जैसे देखिए ये दोनों बराबर है, सपोज ये मैं मान लेता हूँ 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर का है ना, और ये भी 4 सेंटीमीटर का है, ये भी 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये छोटी छोटी भुजाएं हैं, ये बड़ी भुजाएं हैं, हमने मान लिया, ठीक है। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो अब देखिए जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, ये जो तिर्यक रेखाएं होती हैं जो कोणों को मिलाती हैं, शीर्ष को मिलाती हैं, तो विकर्ण होता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये वाला जो विकर्ण है, यहाँ से यहाँ तक का जो विकर्ण आएगा वो कंपैरेटिवली लंबा होगा इसके इस वाले पोजीशन के, ठीक है। ये वाला बड़ा होगा इससे, कहने का मतलब ये बराबर नहीं होगा, तो ये पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन, देखते हैं, ठीक है, दूसरा आखिरी में देखेंगे। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, इसके विकर्ण परस्पर समविभाजित करते हैं, मतलब जो विकर्ण है वो एक दूसरे को बराबर भाग में बांटते हैं। तो ये भी गलत होगा, क्योंकि देखिए एक विकर्ण ये है, दूसरा ये है, अगर ये जब इसको काटेगा दूसरे विकर्ण को, तो ये हिस्सा छोटा हो जाएगा, ये हिस्सा बड़ा हो जाएगा, मतलब समद्विभाजित नहीं होगा। समद्विभाजित मतलब बराबर भाग में बांटना, तो ये भी नहीं हो रहा है, तो दूसरा सॉरी तीसरा ऑप्शन भी हमारा गलत है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके विकर्ण परस्पर लंब है, ठीक है। परस्पर लंब कब होंगे, जब ये वाला एंगल 90 डिग्री का बनेगा, है ना। तो ये वाला 90 डिग्री का एंगल तब बनता जब ये वर्ग होता, ठीक है, जब ये वर्ग होता या जब ये समचतुर्भुज होता। इन दोनों के केस में ये 90 अंश का बनता है, और उस केस में विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो यहाँ पे तो है ही नहीं, ये चतुर्भुज ही अलग दिख रहा है, ना वर्ग है ना समचतुर्भुज है, ठीक है, क्योंकि भुजाएं अलग अलग हैं। तो जो चौथा ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो दूसरा नंबर का ऑप्शन है, प्रत्येक विकर्ण, ठीक है, क्या बोल रहा है, प्रत्येक विकर्ण, कितने विकर्ण है इसमें, दो, प्रत्येक शीर्ष पर, कितनी शीर्ष है, दो विकर्ण मिला के 4, कोण को समद्विभाजित करता है। तो ये आप देखिए यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा, यहाँ पे एंगल बनेगा या यहाँ चारों में एंगल बनेगा, तो जो ये उसका विकर्ण है वो ये दोनों जो दो भाग में जब बांटेगा ना, तो वो बराबर भाग में बांटेगा, कोण को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। जो दोनों विकर्ण अपनी दोनों दोनों भुजाओं पे समद्विभाजित करेगा, अर्थात ये वाला जो ऑप्शन है ये आपको मिलेगा करेक्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा नंबर 2, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है, एक आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमको वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले ही क्या दे दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है, किसके बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, पाई आर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। जहां पे आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है ना, ये बराबर है प्रश्न अनुसार, तो ये हम पहले नोट कर लेते हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जो आयत की भुजाएं हैं, ठीक है, आयत की जो भुजाएं हैं वो क्या है, 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, वृत्त की परिधि निकालनी है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। तो यहाँ पे हमको ये वैल्यू पहले निकालना होगा, ठीक है, ये तो हम निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ से आर का मान निकालना होगा, और उस आर का मान को हमको ये परिधि वाले में लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो एग्जैक्ट आंसर है वो निकाल सकते हैं 2 पाई आर का वैल्यू। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ क्या बोलते हैं, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 176 इंटू 56।
तो आयत का क्षेत्रफल क्या निकला है हमारे पास 9856 सेंटीमीटर, ठीक है, 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये जो होता है सेंटीमीटर का वर्ग में आएगा, ठीक है, ये क्षेत्रफल है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये किसके बराबर है। तो ये किसके बराबर दिख रहा है हमको प्रश्नानुसार पाई आर के स्क्वायर के बराबर, ठीक है, ये किसके बराबर है पाई आर के स्क्वायर के बराबर। अब हम इसको आगे देखते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पाई का मान क्या लेंगे 22/7, ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9856, है ना, ये 22/7 में उधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 7/22। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आर का मान हमको क्या मिला 56 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे वृत्त की परिधि निकालनी है, ठीक है। तो परिधि क्या है 2 पाई आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई × 56, ठीक है। उसके बाद ये इसको वापस हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो फाइनली हमको जो वृत्त की परिधि है वो क्या मिला, हमको मिला 352 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है 352 सेंटीमीटर, ये चौथा ऑप्शन, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।